नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अनअकैडमी पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आपकी केवीएस रिगार्डिंग क्लास चल रही है। यहाँ पे सारे टीचर्स आपको केवीएस के जितने सब्जेक्ट होते हैं उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहे हैं। आप उनको देखते जाइए, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे लिए जा रहे हैं, आप उनको अच्छे से पढ़ते जाइए, ठीक है दोस्तों। और हम लोग को क्या करना है, देखिए कोशिश हम लोग को आखिरी सांस तक करना है ना, कोशिश हम लोग को आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही नायाब है। आपको चाहे मंजिल मिलेगा या फिर आपको क्या अनुभव प्राप्त होगा, दोनों ही नायाब होता है, ठीक है दोस्तों। और वो कहते हुए है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। हमें मंजिल या अनुभव दोनों में से कोई ना कोई जरूर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन चलिए लेते हैं हम लोग। दिया है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरा चुनकर कीजिए, ठीक है। हम लोग को मुहावरा चुनना है, बताइएगा। किसी के सामने डैश डैश मेरी आदत नहीं है, ठीक है। चलिए उचित चुनते हैं। खिल्ली उड़ाना, किसी के सामने खिल्ली उड़ाना मेरी आदत नहीं है। किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। या फिर किसी के सामने दांत पीसना मेरी आदत नहीं है। या किसी के सामने ख्याली पुलाव पकाना आदत नहीं है। तो दोस्तों देखिए, खिल्ली उड़ाना यानी किसी का मजाक, इसका क्या होता है, मजाक, किसी का मजाक उड़ाना अर्थ होता है, तो ये आपका नहीं होगा। फिर हाथ फैलाना, यही आपका सही। हाथ फैलाना यानी याचना करना, भीख मांगना, कुछ मांगना, तो यही है। किसी के सामने हाथ फैलाने की मेरी आदत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ सही हो जाएगी, ठीक है। लोग कहते हैं ना, किसी के सामने हाथ फैलाना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी हाथ फैलाना यहाँ सही हो जाएगा। और दांत पीसना यानी जब हम गुस्से से मतलब वो होते हैं, मतलब जब हमें ज्यादा गुस्सा आता है तो लोग क्या करते हैं, दांत पीसे, गुस्सा करना। दांत पीसना मतलब क्या होता है, गुस्सा करना होता है। देखा करिए बहुत लोग गुस्से में अपने दांत पीसते हैं, तो इसलिए बना है क्या, दांत पीसना यानी गुस्सा करना। और ख्याली पुलाव पकाना यानी कुछ भी सोचते रहना, दिन में क्या अपने मन गढ़ंत बातें सोचते रहना ही होता है। तो लेकिन आपका यहाँ क्या हो जाएगा, हाथ फैलाना। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वागत का सही संधि विच्छेद कीजिए। देखिए दोस्तों, केवीएस में संधि विच्छेद, वर्तनी, विलोम, पर्यायवाची और ये आपका काल, ये सबसे क्वेश्चन हमेशा देखिए लगातार बन रहे हैं। तो ये सब जो 4-5 टॉपिक है, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा ना। तो देखिए बताइएगा, स्वागत का सही संधि विच्छेद है सुधन वागत, स्वाधन आगत, स्वधन आगत, सुधन आगत। तो दोस्तों देखिए, स्वागत क्या लिखा है, स्वागत। स्वागत को जब आप तोड़ेंगे तो ये स, आधा स, और इसमें से ऊ निकलेगा और इधर से आगत निकलेगा, ठीक है दोस्तों। और ये जब ये ऊ और आ मिलकर क्या बनाते हैं, व, आधा व का निर्माण करते हैं, ठीक है। और ये पूरा मिलके किसका, पूरा मिलके स्वागत बनता है। और ये आपको किस संधि में बताया गया है, यड़ संधि में बताया गया है ना। यदि ऊ के बाद, ऊ या ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो उसका क्या हो जाता है, व हो जाता है, आधा व हो जाता है। और ये आधा आधा जिस भी संधि में दिखे वो किस में जाता है, आपके यड़ संधि में जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका आपका संधि विच्छेद क्या है, डी है, सुधन आगत। ऑप्शन नंबर डी जो सही हो जाएगा दोस्तों। संधि विच्छेद सही से करके जाइएगा, नहीं तो इसमें से कोई भी आप गलत लगा के चले आएंगे। इसलिए संधि संधि पे ध्यान देकर पढ़िएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मदोन्मत्त शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है, कौन सा समास पूछा है, ठीक है दोस्तों। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। समास भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए मधु उन्मत्त, अगर आप इसका क्या करेंगे, आप इसको जैसे विग्रह करिए, विग्रह कीजिए, समास का विग्रह किया जाता है ना। समास का उल्टा भी क्या होता है, अगर आपसे विलोम भी पूछ ले तो समास का विलोम क्या बताएंगे, विग्रह, ठीक है। जिस प्रकार संधि का विलोम विच्छेद होता है, उसी प्रकार समास का विग्रह क्या, समास का विलोम क्या होगा, विग्रह होगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसका विग्रह करेंगे होगा तो मद से उन्मत्त, मद से उन्मत्त, मद मतलब क्या होता है, अगर इसका मद से उन्मत्त, मद मतलब क्या होता है दोस्तों, मद मतलब होता है नशा, और उन्मत्त मतलब क्या होता है, पागल, ठीक है। मद नशे में पागल, इसका क्या अर्थ है, नशे में पागल। तो ये आपका कौन से तत्पुरुष में जाएगा। तत्पुरुष का अगर और भी दिया रहता कि ये किसमें, तो आपके करण, देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, आता है ना, आप याद करे होंगे, आप पढ़े होंगे। तो कर्ता ने कर्म को करण से, करण की विभक्ति क्या होती है, से होती है, ठीक है दोस्तों।
तो ये और किसमें किसमें पूरा दिया रहता है, तत्पुरुष में। तो ऑप्शन नंबर ए यानी तत्पुरुष सही हो जाएगा। बाकी कर्मधारय में तो आपका जानते हैं ना विशेषण विशेष्य रहता है। अव्ययी भाव में प्रथम पद उपसर्ग आपको ज्यादा देखने को मिलता है, और द्विगु क्या होता है, संख्यावाची होता है। ठीक है दोस्तों, जब कोई संख्यावाची आएगा तो आपका द्विगु समास होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ तत्पुरुष सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, आवश्यकता से अधिक धन का संचयन करना, इस वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी बहुत पूछ रहा है, बताइएगा। इंद्रिय निग्रह, अपरिग्रह, संग्रह या परिग्रह। देखिए दोस्तों, इंद्रिय निग्रह क्या होता है, इंद्रियों को वश में करने की क्रिया। क्या होता है, इंद्रियों को वश में करने की क्रिया। ठीक है, लिख लेते हैं, इंद्रियों को वश में करने की क्रिया। आपकी क्या कहलाती है, इंद्रिय निग्रह कहलाती है। और आपका अपरिग्रह यानी आवश्यकता से अधिक धन का संचयन न करना। आपने जैन धर्म का वो पढ़ा होगा ना, वो जो उनके व्रत होते हैं उसमें अपरिग्रह भी होता है। तो आवश्यकता से अधिक धन का संचयन न करना। अधिक धन का संचयन न करना, यहां देखिएगा दोस्तों, संचयन न करना है। ठीक है, ठीक है। और अगला कह रहा है संग्रह, यानी कुछ जुटाने या किसी चीज को संग्रह करने का वो क्या कहते हैं, भाव होता है ना, एक किसी चीज को इकट्ठा करने का भाव। ठीक है, क्रिया आप बोल सकते हैं ना। करने की क्रिया समझ लीजिए। ठीक है, संग्रह तो जानते ही आप। अब परिग्रह यानी यही जो आपका ऑप्शन है, आवश्यकता से अधिक धन का संचयन करना, उसको क्या कहते हैं, परिग्रह कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी जो आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक से आपका दो तैयार हो गया। अब परिग्रह का आपका विलोम पूछ ले तो आप अपरिग्रह बताएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी आवश्यकता से अधिक धन का संचयन करना आपका परिग्रह होगा। अगर यही पूछ लेता न करना, तब आपका अपरिग्रह होता। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का विकल्प चुनिए। बताइएगा क्या है, वैदेही, उज्जवल, स्वयंवर, परीक्षा। तो दोस्तों देखिए, वैदेही जो है आपका सही लिखा है, स्वयंवर भी सही लिखा और परीक्षा भी सही लिखा है। लेकिन आपका जो उज्जवल है, ये देखिए गलत पूछा है। उज्जवल कैसे लिखाता है, दो बार जब मैंने बताया भी है, दो बार आधा जा रहेगा, फिर व रहेगा, फिर ल रहेगा। ये आपका उज्जवल जो है ये ऐसे शुद्ध रूप में लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा ऐसे ये क्वेश्चन पूछा है, दो बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका है यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी ये तीनों गलत हो जाएगा, यानी उज्जवल जो है यहाँ अशुद्ध लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राधा ने खाना पकाया, इस वाक्य में कौन सा काल है। काल पूछ रहा है, देखिए सामान्य भूत है, अपूर्ण भूत है, पूर्ण भूत है या संदिग्ध भूत है। तो दोस्तों, राधा ने खाना पकाया, समय निश्चित नहीं है। एक तो ये भूतकाल तो है ही, ऑप्शन से भी आपको पता चल रहा है, लेकिन कब पता है कुछ पता नहीं है, मतलब ये पकाया। तो ऑप्शन नंबर ये क्या है, सामान्य भूत है। लेकिन अगर यही होता राधा खाना पका रही थी, जब रहा था, रही थे आता है, तब क्या होता है, अपूर्ण भूत। इसी को तात्कालिक भूत भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, पूर्ण भूत क्या होता है, राधा ने खाना पकाया था, अगर ऐसे होता तब ये पूर्ण भूत हो जाता। और संदिग्ध भूत, राधा खाना पकाती थी या पकाती होगी, ऐसे होता है तो क्या होता है, वो संदिग्ध में हो जाता है। और संभाव्य में क्या होता है, जब संभावना या हेतु मत पूछता है, इसमें शर्त रखता है। हेतु मत में ध्यान रखिएगा, इसमें शर्त वाले वाक्य आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो आपका सामान्य भूत यहाँ सही हो जाएगा। राधा ने खाना पकाया, सामान्य भूत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिल्ली छत पर बैठी है, इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। बिल्ली पूछ रहा है, छत पर बैठी है, कौन सा कारक, निम्नलिखित विकल्पों में से चयन कीजिए। छत पर बैठी है पूछा, रेखांकित पूछा है ना दोस्तों, यहाँ रेखांकित नहीं हुआ, इसको कर लेते हैं। ठीक है, छत पर यहाँ पे रेखांकित है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कारक कौन सा है, संबोधन कारक है, अपादान कारक है, कर्ता कारक है या अधिकरण कारक है। तो दोस्तों, कारक, आप कारक के साथ उसकी विभक्ति चिन्ह एकदम अच्छे से उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कर्ता ने, कर्ता का क्या होता है, कर्ता ने
कर्म का क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करड़ से संप्रदान के लिए, अपादान से होता है, लेकिन क्या होता है, अपादान से अलग होने के लिए, ठीक है, अपादान से अलग होने के लिए। फिर अधिकरण में पर, फिर क्या होता है, संबोधन नहीं, संबंध का की के रारी रे, फिर संबोधन है अरे, ठीक है दोस्तों, ऐसे आपका आता है। तो ये आपका किसमें होगा, अधिकरण में क्या होता है, में पर होता है ना, में पर। तो यहाँ पे क्या, बिल्ली छत पर बैठी है, तो पर किसमें आ रहा है आपका, अधिकरण कारक में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका है अधिकरण कारक यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं। अक्षरों की बात कर रहा है, यानी आप शुरू से क्या एक डिफिनीशन, एक परिभाषा पढ़े होंगे, वर्डों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। तो वर्ड क्या हो गए, अक्षर हो गए आपके, जब उनका परस्पर मेल होगा तो उनको क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं संधि कहाँ है। संयुक्त क्रिया नहीं, क्रिया तो है ही नहीं, कारक भी नहीं है, ये समास भी नहीं है, क्या है, संधि है, क्या है, संधि। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यहीं पे अगर बोला होता कि दो शब्दों के मेल से जो विकार होता है, जो मतलब शब्द बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तब आपका समास होता है। समास में शब्दों का मेल होता है और संधि में वर्डों का मेल होता है, ये चीज जरूर याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो आपका है ये सही हो जाएगा, संधि। अब देखिए कह रहा है पतंग उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है। उड़ रही जो क्रिया है ये किस प्रकार की है, क्या ये प्रेरणार्थक क्रिया है या फिर अकर्मक है, सकर्मक है, समापिका है। तो दोस्तों पतंग उड़ रही है, जब आपका ये क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ता है तब वो क्या होती है, अकर्मक होती है। जहां पे कर्म न दिया हो वो क्या होता है, अकर्मक। तो ये कौन सी हो जाएगी, अकर्मक। क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, लेकिन कर्ता पे पड़ रहा है ना, कर्म इसमें नहीं दिया है, तो क्या इसका आंसर ये क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाता है। और वैसे भी स्वाभाविक क्रिया और प्राकृतिक क्रिया ये सब जितने आते हैं जो बिना कर्म के होते हैं वो क्या होते हैं, अकर्मक। और सकर्मक में हमेशा कर्म होता है, उसका प्रभाव, क्रिया का प्रभाव हमेशा कर्म पे पड़ता है, ठीक है, उसमें सकर्मक क्रिया होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अकर्मक यहाँ आपका सही हो जाएगा। मछली तैर रही है, मोर नाच रहा है, ये सब जितने होते हैं अकर्मक में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, उसे छांटिए। देखिए मैंने बताया पर्यायवाची से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है उसको बताना है। सैलजा, सैल, भूधर, अचल। तो देखिए अचल आपका पहाड़ का पर्यायवाची होता है, भूधर भी आपके पहाड़ को ही कहते हैं, सैल भी आपका पहाड़ को ही बोलते हैं। तो ये तीनों तो आपका नहीं होगा, ये तीनों तो पर्वत के हैं ही। लेकिन सैलजा, सैलजा किसको कहते हैं, पार्वती जी को, ठीक है, पार्वती जी को सैलजा कहते हैं, ये पार्वती का पर्यायवाची है। तो सैलजा जो हो जाएगा वो आपका पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। अन्य देखिए सैलजा पार्वती बोलते हैं, अगर आप इसी में बोल दिया, उमा हो गया, अपर्णा हो गया, अपर्णा हो गया, और आपका हो गया पार्वती, गौरी हो गया, सब किसके, पार्वती जी के नाम है ना। और आपका सैलपुत्री, सैलजा मतलब क्या, सैल से उत्पन्न सैलपुत्री, ठीक है। सैलपुत्री, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये सब पार्वती जी के नाम है, ठीक है। और बाकी आपका पहाड़ का पर्वत होता है, सैल, भूधर, अचल, नग, महिधर, ये सब किसके, आपके पहाड़ के पर्यायवाची। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ए ऑप्शन यानी सैलजा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गवार शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय का चयन कीजिए। प्रत्यय उपसर्ग बता रहा है आपको, इसमें प्रत्यय पूछ रहा है, इससे भी क्वेश्चन बन रहा है, तो बताइएगा गवार में कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय है, आप है, इया है, आर है या अनि है। तो दोस्तों साफ साफ पता चल रहा है गंवार, आप तो कहीं दिख ही नहीं रहा। लास्ट में जो शब्दों के लास्ट में जुड़ते हैं वही क्या होते हैं, प्रत्यय। और शब्दों के आखिरी में जुड़ के शब्द में नवीनता ले आए वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो आप नहीं दिख रहा है, इया भी नहीं, गवैया तो दिखा नहीं है, तो क्या आनी भी प्रत्यय नहीं है, तो क्या दिख रहा है आपको, आर प्रत्यय। देखिए लास्ट में आप देखेंगे गवार, आर आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो यहाँ है आर प्रत्यय जुड़ा हुआ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को छांटिए जिसमें केवल विशेषण है। केवल विशेषण, हमें सिर्फ विशेषण छांटना है, ठीक है। गोरा पतला वह, देखिए इसमें गोरा पतला ठीक है, लेकिन वह आपका क्या आ जा रहा है, सर्वनाम आ जा रहा है, तो ये तो ऑप्शन आपका कट जाएगा। सूक्ष्म, भारत, यमुना, अब इसमें आपके क्या संज्ञा आ गया, भारत क्या आ गया, संज्ञा आ गया, यमुना भी आपका संज्ञा। काला, ऊंचा, सुंदर,
काला, ऊंचा, सुंदर, तीनों क्या है? विशेषण यानी विशेषता बताने वाले शब्द हैं। तो आपका काला भी, ऊंचा भी, सुंदर, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें तीनों शब्द आपके विशेषण है। बाकी लड़का, सूर्य, हम भी आपका क्या हो जाता है? हम आपका क्या है? सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका नहीं है, ए बी नहीं, ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी जो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। स्त्रीलिंग बताना है दोस्तों। झील, झील नहीं, यहाँ पे सील है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि झील भी एक क्या होता है? स्त्रीलिंग ही शब्द होता है। तो झील नहीं, यहाँ सील लिखा था, ठीक है। सील होगा, वज्र होगा, बसंत होगा या भगदड़ होगा। तो दोस्तों सील, वज्र, बसंत, ये क्या है? ये तीनों आपके पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। लेकिन क्या देखिए, बसंत क्या होता है? बसंत ऋतु आता है, बसंत का मौसम आता है। वज्र टूटता है, वज्र से प्रहार किया जाता है, ठीक है। और सील है, सील सब में सील गुड़ पाया जाता है। तो ठीक है, ये सब आपके क्या है? पुल्लिंग। आपको जब ना समझ में आए तो आप वाक्य प्रयोग कर लिया करिए, स्त्री पुल्लिंग आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों तो आपके पुल्लिंग है, ये तीनों आपका क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन भगदड़, आप कहते हैं भगदड़ मच गई, कहीं पे भी मान लीजिए जौनपुर में या बनारस में क्या भगदड़ मच गई, गई, देखिए प्रयोग किया, क्या पता चल गया ना कि भगदड़ मच गई, ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग शब्द है। भगदड़ कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका है सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछ रहा है आपत्ति शब्द का विपरीतार्थक शब्द निम्नांकित विकल्पों में से चुनिए। हमें आपत्ति का विपरीतार्थक यानी विलोम, उल्टा बताना है। अनापत्ति, तटस्थता, सम्मति, उदासीनता। तो दोस्तों आपत्ति, आपत्ति का उल्टा क्या होता है? अनापत्ति। पहला ही ऑप्शन सही दिया, अनापत्ति सही है। बाकी तटस्थता यानी पक्षपाती हो जाएगा। तटस्थ का होता है पक्षपाती, ठीक है। तटस्थ मतलब होता क्या है? जो अपनी जगह पे एकदम टिका रहे, अपनी बात से अटल रहे, वो तटस्थ होता है। और वही पक्षपाती जो पक्ष बदलता रहता है, पक्षपात करता है, ठीक है। सम्मति का हो जाएगा असम्मति हो जाएगा, ठीक है, असम्मति। और आपका उदासीन का होता है आसक्त होता है, ठीक है, आसक्त, या कहीं कहीं जागरूक भी देख सकता है, उदासीनता का आसक्त। लेकिन आपत्ति आपका आपत्ति का अनापत्ति होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है? निम्नलिखित विकल्पों में से छाटिए। उज्जैनी में उपसर्ग पूछ रहा है, ठीक है। क्या ये उत है, उप है, अप है, अपी है? तो देखिए दोस्तों साफ साफ पता चल रहा है, उपसर्ग यानी आगे से लगा हुआ, जो शब्द के आगे जुड़कर शब्द में नवीनता ले आए, ठीक है। तो क्या उत झंझनी उत, तो इसमें कौन सा है? उत उपसर्ग जुड़ा हुआ है। बाकी उप, अप, अपी ये तीनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जितना क्वेश्चन थे यही समाप्त होते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट कीजिए, आप शेयर कीजिए, जमकर शेयर कीजिए, ठीक है। और हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज सबको फॉलो कर लीजिए दोस्तों। और बाकी हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।